बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शोबाजा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात से हम पूछते हैं कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ मामलात पर। हम जब देखते हैं एक कॉमन मैन, एक आम आदमी को लीगल हेल्प कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलती है और वो किन किन मसाइल को फेस करता है, उस पर भी बात करेंगे कि उनकी हेल्प कौन करेगा। अक्सर हमने देखा है कि चाहे कोर्ट कचहरी से लेके जब कोई अगर किसी थाने का भी मसला क्यों ना हो तो आम आदमी को पता नहीं होता कि उसके राइट्स क्या हैं, जो लॉज हैं वो उसको क्या कहाँ कहाँ रिलीफ देते हैं। इस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे नेब ऑर्डिनेंस पे भी। इसके अलावा 62-63 से लेके मुख्तलिफ कानूनी मामलात पर आज हमने रहनुमाई के लिए दावत दी अपने प्रोग्राम में बैरिस्टर इमरान अहमद खान को। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने टाइम दिया, माशाल्लाह यंग हैं आप। स्टार्ट करूंगा सर 62-63 से। अक्सर हमने देखा है कि हर किसी पर 62-63 के तहत गद्दारी के फतवे और इस तरह की बातें की जाती हैं। कानून क्या कहता है, ये कब ज़रूरत पेश आती है? देखें, इसके पीछे भी एक पूरा बैकग्राउंड है कि हमें ज़रूरत क्यों पेश आई है 62-63 सादिक और अमीन, जिसको हम अगर आम ज़बान में हम बात करें तो पीछे उसके पीछे एक बैकग्राउंड है कि लोगों को और पब्लिक को काफ़ी डाउट थे कि पॉलिटिशियंस जो हैं उनके ऊपर एलिगेशंस हैं, एक्यूजेशंस हैं, उसके बावजूद भी वो आते हैं और अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते। उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क भी था। तो इसलिए लेजिस्लेचर ने फिर सोचा कि 62 और 63 सादिक और अमीन, जो एक बंदा पार्लियामेंट में आए और जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहे तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि वो एक सादिक और अमीन होना चाहिए। जो हमारे मज़हब को भी अगर आप देखें तो उनकी भी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है पार्लियामेंट में या किसी सतह पे, तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि वो मुस्तहक हो, ही डिजर्व्स टू बी रिप्रेजेंटेड। नहीं इमरान साहब, मैं कह दूं कि आप पर 62-63 लागू होता है, लेकिन मेरे पास एविडेंस भी तो होने चाहिए। हम कैसे ये मालूम करेंगे कि आप सादिक और अमीन हैं या नहीं हैं? देखिए, उसका क्राइटेरिया ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ कि जजमेंट के थ्रू या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू आना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल बात है कहने के लिए कि सादिक और अमीन रिक्वायरमेंट है, पर वो रिक्वायरमेंट है क्या? सवाल भी आपका यही है कि वो रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे लॉ में इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इसको ज़्यादा तरीके से उन्होंने एलाबोरेट नहीं किया। एक टिक बॉक्स होता है, उसको बंदा जब टिक करता जाता है तो पता चलता है कि हाँ इस क्वालिफिकेशन में वो फॉल करता है कि नहीं करता। वो एज सच नहीं है। अलबत्ता यहाँ पे क्या होता है कि उनका हिस्ट्री देखी जाती है कि हिस्ट्री में उनकी कोई करप्शन है, किसी केस के अंदर वो अंदर था, कोई उनका बैकग्राउंड में अगर कोई डाउट है तो फिर वो उनको समझा जाता है कि ये 62 और 63 के अंदर फॉल नहीं करते। तो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट एट द मोमेंट। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि वेरी सून ऐसा कोई लॉ लेट डाउन हो जाएगा जहाँ से हमारे पास एक क्राइटेरिया होगा जिसको हम देखकर फैसला कर सकेंगे कि इधर समबडी इज सादिक और अमीन और नॉट। अच्छा, आज के मुआशरे में जब हम आज देखते हैं लास्ट ईयर से लेके अभी तक, एक चीज़ हमें हर जगह नज़र आती है, न सिर्फ पॉलिटिक्स बल्कि हम जब सिविल सोसाइटी पे नज़र डालते हैं या दीगर शोबों में कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है सोशल मीडिया के थ्रू या उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं। एक हितक इज़्ज़त का एक है हमारे पास लॉ, डिफेमेशन जी, तो इस पर बताएंगे कि अगर किसी साहब के साथ इनोसेंट है वो और उसके साथ कोई इस तरह करता है कि उसकी वो कहते हैं ना कि पूरी ज़िंदगी उसने एक इज़्ज़त कमाई मुआशरे में और किसी ने आके उसको ब्लैकमेल करके या कोई उसके पास एविडेंस भी नहीं है और उसकी पगड़ी उछाल दी, तो उस पर क्या होगा? और मतलब सजाएं क्या कहती हैं, वो बताएं कि इसकी ये सज़ा है और वो इम्प्लीमेंट कैसे होगी, क्या क्या उस साहब को करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये नॉर्म जो है वेरी अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ। जिसका भी मूड होता है उठ के किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगा दिया जाता है। हालांकि वो देखा नहीं जाता कि वो कितना उस बंदे ने, जैसे आपने कहा कि एक मेहनत की होती है, पूरी ज़िंदगी उसने दी होती है, अपना एक नाम पैदा किया होता है और वो एक झटके से अनफॉर्चुनेटली ज़मीन पे आ जाता है। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाता। तो अब उसके लिए एक हमारे पास लॉ में एक कानून है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिफेमेशन। तो आप डिफेमेशन का एक सूट दाखिल करते हैं इधर जहाँ पे आप खुद रह रहे हैं या जहाँ पे आपको पता चला है किसी को जो जिस बंदे ने आपके ऊपर एलिगेशन लगा। अगर फॉर एग्जांपल वो कराची का है तो आप कराची के लोकेलिटी में मजिस्ट्रेट में जाकर आप उनके ऊपर ये डिफेमेशन का केस दाखिल करते हैं। फिर उसका एक प्रोसीजर है। वो एक नॉर्मल हमारा
लीगल नोटिस जाने के बाद अगर वो आपसे अपोलॉजी हम मांग रहे हैं, वो आपको अपोलॉजी नहीं पेश कर रहा, उसको सज़ा कितनी लग सकती है अगर लेट सपोज उस पर वो चीज़ें साबित हो जाती हैं, तो अदालतें उसको क्या सज़ा दे सकती हैं? वो देखें अप टू 3 इयर्स है। अच्छा। तीन साल तक है। उसके बाद उसके ऊपर पेनल्टी भी है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो 3 साल ही हो। जाहिर बात है वो उसकी नौयत देखी जाती है कि केस कितना जो है वो सेंसिटिव है, कितनी ज़्यादा जो है वो एलिगेशन लगी और कितना बंदा अफेक्टेड हो गया। अगर आप देखें कि जैसे हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, कोई सेलिब्रिटीज़ होती हैं, वो तो करोड़ों से नीचे बात ही नहीं करते हैं, अरबों से नीचे डिफेमेशन की बात ही नहीं करते। तो इसी तरह वो केस टू केस वेरी करता है कि वो कितना अपना उसकी साख मुतासर हुई है किसी पर्टिकुलर एलिगेशन के ऊपर। तो इसी तरह केस टू केस वेरी करने के बाद चलें आगे बढ़ाते हैं। साइबर क्राइम पर हम बात करते हैं, इस पर भी रहनुमाई करें कि बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ आजकल इसका भी शिकार हैं। स्पेशल हम यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे हैं कि एक मोहतरमा का मोबाइल स्नैच हो गया, जी या कहीं गिर गया, फिर उसकी कोई पर्सनल चीज़ें उस मोबाइल में रह गई और कार्ड फिर उसका मिसयूज़ होना शुरू होता है और किसी बच्चे की या बच्ची की ज़िंदगी और उसकी मतलब आपको फिर कौन रिश्ता करेगा उनसे। इस पे कानून क्या कहता है और इस पे सख्ती कितनी करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है ज़मानतें हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाती हैं। देखें ज़मानतें तो जो हमारा राइट है वो आप कोर्ट में जाते हो, उसका सर्टेन क्राइटेरिया होता है। आप उस कोर्ट में जाते हैं, वो आप चीज़ अगर बेल की जो रिक्वायरमेंट है आप पूरी करते हैं, वो तो फिर एक डिबेटेबल टॉपिक है। तो जब आप करते हैं तो आपका राइट है। देखें इनोसेंट टिल प्रूव गिल्टी, हर इंसान हर मुजरिम इनोसेंट है टिल प्रूव गिल्टी। जब तक जजमेंट आती है तब तक तो वो इनोसेंट है। तो बेल तो उसका फंडामेंटल राइट है। आप इसके ऊपर कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर इस तरह का कोई मसला होता है तो पब्लिक को पता होना चाहिए कि व्हाट वी नीड टू डू, जो ज़्यादातर हमारे यहाँ नहीं पता होता। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो आप सबसे पहले जो ना FIA को कंप्लेन करें। ठीक है, नंबर मिलना तो बहुत इजी है, गूगल करके आप देख सकते हैं। जब आप FIA को कंप्लेन करते हैं, आपका मोबाइल स्नैचिंग हो गया है, मिसयूज़ जैसे आपने कहा, तो मोबाइल आप FIA को कंप्लेन करें। उसके बाद जो आपका मोबाइल सप्लायर है, जो प्रोवाइडर है, जो कनेक्शन आपका, जो आप उनको फ़ोन करके अपना सिम ब्लॉक करा दें। जब आप FIA को कंप्लेन करते हैं तो वो पूरा आपका एक आपका केस बनता है। वो ट्रैक करते हैं कि आपकी कौन कौन सी डेटा लीक हुई है, उनको ब्लॉक किया जाता है, और अगर लीक हुआ है तो कहाँ गया, किधर गया। तो वो एक पूरा एक प्रोसेस है। पर हमारे यहाँ अक्सर होते हैं ना, लोग बॉदर नहीं कर रहे होते हैं कि भाई मोबाइल जो था वो तो 5,000 रुपये का था, रहने दें, और नया मोबाइल लेते हैं। जो इसी बहाने से हम एक नया मोबाइल ले लेते हैं। नहीं, इससे बचने का क्या मतलब? लेट सपोज अगर किसी से छिन जाता है मोबाइल तो उसका कसूर नहीं है। लेकिन अब बाज़ औक़ात हमने देखा है टीनेजर है ना, उनको मोबाइल का इतना पता ही नहीं है कि इस्तेमाल कैसे करना है, तो फिर वो उनकी पर्सनल चीज़ें आउट हो जाती हैं। और फिर एक सोसाइटी में आपको पता है हर माइंड एक जैसा नहीं है। इनको बचाने के लिए कोई एडवाइस करेंगे नौजवानों को, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी के तलबा तालबात हैं? देखें, मोबाइल को आप अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें। ये तो एक जनरल सा मैं एडवाइस दे रहा हूँ। आप मोबाइल को दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं वो खुद इतने एडवांस हैं कि उनको सब कुछ पता होता है कि हम क्या करें। पर ये जिम्मेदारी जो होती है ना, उनसे बढ़कर उनके वालिदैन के ऊपर आती है कि वो अपने बच्चों को किस लिहाज से वो मोबाइल दे रहे हैं, उनके ऊपर क्या नज़र रखी जाती है। कि अब आप देखें फॉर एग्जांपल यूट्यूब की हम अगर बात कर लेते हैं, उसमें एक ऑप्शन है हमारा रिस्ट्रिक्शन का। आप उसके अंदर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि इस कंटेंट, ये कौन से कंटेंट सर्च कर सकते हैं, इसी तरह अगर आप गूगल क्रोम में चले जाएं, बिल्कुल सही है, उधर भी है वो आपका रेस्ट्रिक्शन आती है कि आप अंडर 18 अलाउ करते हैं, अबव 18 नहीं करते। कौन सा इस हद तक कि कोई एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल हमारा सोशल मीडिया का कोई वेबसाइट है, वो आप एक वेबसाइट को भी ब्लॉक कर सकते हैं। इतने सारा एडवांस हमारी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। तो ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ वालिदैन की है। बच्चों को मोबाइल तो दे देते हैं जिद के ऊपर या किसी और रीज़न से, पर उनके ऊपर नज़र नहीं रखी जाती है। नज़र रखना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन डाल देनी चाहिए। बच्चों को एक लिमिट के अंदर आप मोबाइल दे दें। उसके बाद आप जो हैं वो, अगर ये रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, क्या होता है कि अगर मोबाइल गुम भी हो जाता है तो आपकी डेटा जो है वो एक तो बैकलॉग में होती है, तो आप सिक्योर होते हो कि हमारी है, और FIA से कांटेक्ट करके आप पूरा फैक्ट्री सेटिंग करके मोबाइल जो है ना अपना, तो इसमें क्या होता है कल के बाद अगर वो मोबाइल कहीं गिर जाता है, कहीं बस में गिर जाता है, रिक्शा में गिर जाता है, चोरी हो जाता है, तो आप सिक्योर फील करते हो कि मेरी डेटा जो है वो लीक नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि उनके पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे
हमारी सोसाइटी के जो पेरेंट्स होते हैं वो इतनी नज़र नहीं रखते जितनी उनको रखनी चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं। इमरान साहब, इस पे बताइएगा, FIR मतलब अक्सर हमारे जो शहरी हैं वो थाने जाने से घबराते हैं कि एक तो वहाँ पे उनके साथ शायद बिहेवियर सही नहीं होता पुलिस अफसरान का, और फिर वो ये भी समझते हैं कि उनकी ही इन्वेस्टिगेशन जैसे हो जाए, जी कहाँ से चिनी, आप क्या कर रहे थे रात को। तो इस पर भी उनकी हेल्प करें कि उनके कितने राइट्स हैं, कि वो पहले प्रायोरिटी पे जाके क्या करें, कंप्लेन करें, और फिर कितने दिन में पुलिस पाबंद है कि उनकी वो पर्टिकुलर चीज़ उनको मतलब वापस करवाए। देखें, FIR तो आप के साथ अगर कोई ऐसा वाकया हुआ है किसी जगह पे, सबसे पहले आपको काम ये करना चाहिए, आपको स्ट्रेट अवे जो लोकल आपका थाना है आपको जाना चाहिए विदाउट एनी फर्दर डिले। स्ट्रेट अवे आपको जाना चाहिए। यहाँ अगर आपने जहाँ पर क्राइम होता है उसी कंस्टिट्यूंसी में, उसी जुरिस्डिक्शन में, कि यहाँ पर कोई अगर थाना है तो मैं उसी को रिपोर्ट करूँ, न कि ये कि मैं जहाँ से मेरा ताल्लुक है। ऐसा ही है। यहाँ दूसरी बात आप ये देखें ना कि ज़रूरी नहीं है कि जिनके साथ कोई इशू पेश आता है, कोई क्राइम पेश आता है, वो ही जाए, पर जिसने देखा ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी जा सकता है स्ट्रेट अवे थाने में। देखें ना, FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब क्या होता है कि जितनी आप डिले करते हो, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारा जो लोकल थाना है वो टोटल 5 मिनट की दूरी पर है, पर जब आप FIR कटवाने के लिए जाते हैं, रजिस्टर कराने के लिए जब आप जाते हैं FIR, तो पता चलता है कि जी आप आधा घंटा आपको हुआ है, हालांकि हैं 5 मिनट। उससे नुकसान क्या होता है कि कल के बाद अगर ट्रायल होता है तो जो अक्यूज्ड होता है ना, वो बेल आराम से ले लेता है। ये जरा थोड़ा सा इस वजह से कि ये पूरा प्लांटेड हमारे ऊपर एक स्टोरी बनाई गई है। ऐसा नहीं है, वो 5 मिनट का मुफासला था, पर ये आए आधा 25 मिनट किधर गए। वो लोग आपस में बैठे होंगे, उन्होंने आपस में कुछ ना कुछ कंस्पिरेसी की होगी, मैं इनोसेंट हूँ। तो इसलिए हमारा लॉ कहता है कि अगर आपके साथ यहाँ अगर आपने आसपास देखा किसी को भी कोई क्राइम होते हुए, तो सबसे पहले आप सीधा जाकर आप FIR काटें। तो मैं ये यहाँ पे मुनासिब समझ रहा था बताने के लिए कि FIR को कितनी देर के अंदर 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 आपको कटवानी चाहिए। प्लीज नहीं करेंगे तो कल के बाद फिर वो बेल में, फिर वो काफ़ी आपके आगे जाकर आपके केस में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये क्लियर। पुलिस कितनी पाबंद है, कितनी देर में FIR कटने की पुलिस पाबंद है? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये आम सिटीज़न का, जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं हर पाकिस्तान के सिटीज़न के, इसी तरह ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट कह सकते हैं इसको। ये हमारा राइट है कि हम जाकर, हमारे साथ अगर कुछ इशू हुआ है, हम स्ट्रेट अवे SHO या लोकल थाने में जाकर FIR कटें। सवाल ये आपका है कि व्हाट इफ अगर उनको इंटरटेन नहीं किया जाता। जो यहाँ पे हमारी पब्लिक जो होती है काफ़ी डरती है। अव्वल तो ये कि हम जाएंगे तो उल्टा वो हमें तंग करेंगे या इस तरह की, वो पाबंद है 100% आपका स्ट्रेट अवे आपकी FIR लॉन्च करने के लिए। अच्छा, पुलिस FIR लॉन्च क्यों नहीं करती? अक्सर हमने देखा है एक सादे पेपर पर वो आपकी कंप्लेन लिख के और एक स्टैंप लगा के बोलते हैं आप जाएं, तो ये सही है? नहीं, सही नहीं है। उनको जो है FIR स्ट्रेट अवे आपका राइट है। अगर आप सेक्शन 154 पढ़ें CRPC का, तो वो आपका राइट है। अगर पुलिस नहीं करती उसके काफ़ी मकासद होते हैं। हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर पुलिस को लगता है कि ये बंदा आया है इधर और इसका काम ही यही है कि ये बिला वजह FIR कटाता रहता है, कभी किस थाने में किसी को हरास कर रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अगर वो पुलिस जो है वो इतनी कंफर्टेबल फील नहीं करती, जाहिर बात है पुलिस को हर इंसान का पता होता है, तो वो कहते हैं कि अब अगर FIR कट गया तो फिर चालान भी होगा, फिर वो पूरा एक जो हमारी गवर्नमेंट की मशीनरी है वो एक्टिव हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएंगे, सब इन्वॉल्व हो जाएंगे, और कल के बाद पता चलेगा कि एक बोगस मैटर था या इस तरह का कोई। लेकिन बोगस आपने मैटर कहा, तो ये एक फेक FIRs भी तो इस सोसाइटी का हिस्सा है। अक्सर मतलब एक साहब कराची में होते हैं, उन पर FIR किसी और शहर में लॉन्च हो जाती है, उनको पता ही नहीं होता। ऐसा ही है। वो फिर वो जाके ट्रैवल के टिकट दिखाते हैं, भाई मैं तो अभी ये देखें, या तो वो जहाज वाले झूठे हैं या ये FIR मुझ पर झूठी लॉन्च हो गई। तो इनसे कैसे बचा जाए? नहीं, देखें ना, पहली बात तो ये कि झूठे FIR जैसे आपने कहा, वही मैं अर्ज कर रहा था। तो पुलिस वालों को जब डाउट होता है कि ये बंदा क्रेडिबल नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन झूठी लग रही है, तो वो फिर कोशिश करते हैं कि NC काट कर जो है ना, जब थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, जब उनको थोड़ा बहुत लग जाता है कि हाँ इसमें थोड़ा सा दम है,
तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे आकर एफआईआर की तरफ थोड़ा सा, पर इसकी काफ़ी वजूहत, आपने सिर्फ एक एग्जांपल पूछा तो मैंने आपको बताया इसकी काफ़ी वजह है कि वो एफआईआर नहीं करते, पर अगर वो नहीं भी करते तो फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जा सकते हैं। उन जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन आप उनको इमरान साहब, तो जस्टिस ऑफ पीस मतलब अगर लेट सपोज एक कॉमन मैन है, एक मजदूर है, एक मतलब लकीर से नीचे रहने वाले तबके हैं, मतलब वहाँ पे उनको तो कुछ पता ही नहीं होता, वो कहते हैं कि यार हमारी एफआईआर नहीं कट रही और फलां साहब हमसे पैसे मांग रहा है, हाँ जी, हाँ तो जी। अब हम क्या करें, फिर वकील के पास जाएं या किसी कोर्ट में स्पेशली हम जाएं, लॉ पता उनकी ही नहीं है। रहनुमाई करें, उनको लॉ पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि मेरे राइट्स क्या हैं और मुझे अब क्या कौन सा वे इख्तियार करना चाहिए। नहीं, वही बात है ना, अवेयरनेस है ना, अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारी सोसाइटी में काफ़ी इश्यूज़ के ऊपर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, काफ़ी मैटर्स हैं, उसके साथ साथ ये अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें तो यहाँ तक नहीं पता है, हमें तो यहाँ तक वी इवन डू नॉट नो व्हाट आवर फंडामेंटल राइट्स आर। आप यकीन जाने, एक ऑर्डिनरी आदमी को आप बताएंगे कि ये आपका बेसिक राइट है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि आप इसके मुस्तहक हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उनको पता ही नहीं, आप पूछ के तो देखें ना, लोगों को पता ही नहीं है, तो अवेयरनेस नहीं है। इसी तरह जब हम इधर आते हैं एफआईआर को, तो लोगों को पता नहीं होता कि भाई हमारा राइट क्या है, जस्टिस ऑफ पीस कौन है, किधर जाना होता है। वो इस बात से डरे होते हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे कहीं हथकड़ी ना लग जाए, या जाएंगे तो हमारे ऊपर के बाद छोड़ो जी, अब माफ कर दो। इस तरह के काफी इश्यूज है, पर नहीं, जो एक हमारा प्रोसीजर है, एक हमारा राइट है। चलें, मैं बैरिस्टर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और मजीद जो इस तरह के लॉज हैं और जो डेली रूटीन में या अक्सर हम इन चीज़ों को फेस करते हैं, उनको उनसे निकलना बहुत आसान है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन इन तमाम चीज़ों के राइट्स देता है, इख्तियार देता है, आप जाके बात कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे थे कि एफआईआर कितनी ज़रूरी है और कितने ड्यूरेशन में आप उसको कटवा लें और उसके बाद पुलिस और तमाम इदारे हरकत में आ जाते हैं और आपका जो कहीं पे भी कोई लॉस हुआ है, कोई आपकी चोरी हुई है, तो पुलिस आपकी रहनुमाई करेगी, इदारे मुतहरिक हो जाएंगे। इमरान साहब, बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, जैसे स्पेशली जब हम चोरी की बात करते हैं, एक मैं पढ़ रहा था कहीं, बहुत बड़ा एक ग्रोह पकड़ा गया जो कि गाड़ियाँ चुराता था, बाइकें चुराता था। उनसे जब पूछा हमने तो वो कहने लगे कि हमारा नस्ल दर नस्ल काम ही यही है। फिर हमसे पूछा कि क्या आपको सज़ा ही नहीं लगती? उन्होंने कहा कि कार की चोरी की भी वही लॉ है, बाइक चोरी का भी वही लॉ है और हम 1 महीने में हमारी ज़मानत हो जाती है। तो इस पे कुछ आपको नहीं लगता है कि अमेंडमेंट करनी चाहिए? यकीनन अमेंडमेंट करनी चाहिए। देखें, हम जो लॉ फॉलो करें वो, जैसे हमारे यहाँ एक लोकल ज़बान है कि अंग्रेज़ों के ज़माने के हम लॉ फॉलो करते हैं। अब वक्त के साथ सोसाइटीज़ जैसे जैसे एडवांस हो रही हैं, लॉज भी नए नए आ रहे हैं, नए नए क्राइम आ गए हैं। देखें ना, उस ज़माने में तो एक अगर देखें कि साइबर क्राइम का तो कोई तस्वर ही नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, अब आ गया वो, तो हमने अमेंडमेंट कर लिया। इसी तरह जो हमारे अक्सर जो हमारे CRPC है, क्रिमिनल जो हमारा प्रोसीजर कोड है पूरा, वो मैं समझता हूँ आउटडेटेड है। उसको यकीनन फॉर श्योर उसको अपडेट होना चाहिए। अब ये हरगिज़ ऐसा नहीं है कि जो गाड़ी की चोरी की पनिशमेंट है वो बाइक की नहीं है, पर पनिशमेंट उस हिसाब से नहीं है, उसको एडवांस होना चाहिए। उससे क्या होता है कि ये जो एक तासुर है एक कि भाई हमें सज़ाएं नहीं मिलती हैं, तो अब मैं समझता हूँ कि समरी ट्रायल्स आ चुके हैं, वकीलों को चाहिए कि वो क्विक रेमेडी के लिए की तरफ जाएं। ऑप्शन तो हमारे पास अवेलेबल हैं। वही बात आ जाती है घूम फिर करके हमारे पास अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह से हमें जो है वो ट्रायल को चलाना चाहिए। उसके पीछे फिर काफ़ी मेलाफाइड इंटेंशंस भी आ जाती हैं कि भाई क्यों जानबूझकर जो है वो ऐसा प्रोसीजर चूज़ किया जाता है, या क्यों जानबूझकर ऐसी जो है वो तरीक़ेकार अपनाया जाता है जो डिले टैक्टिक्स में आ जाते हैं, और आम आदमी जो है वो इंसाफ के लिए दर बदर कभी इधर कभी उधर। तो मैं समझता हूँ कि लॉज को भी अपडेट होना चाहिए। प्लस में हमारे जो वकला बरदरान हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है
कि इंसाफ कितनी जल्दी में और कितना जो ठीक है, आपने वकला बरादरी की बात की तो मुझे आपकी स्माइल जो है वो मुझे मुझे याद आ गया कि ताखीर दर ताखीर और वो कहते हैं ना कि चक्कर लगवाना, तो बहुत सारे ये शिकवे भी हम आवाम से सुनते हैं कि जी वकील बेटे देते हैं, बेटियां नहीं देते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? क्या उनको इस तरह अपने लोगों के साथ करना चाहिए जिसका वो केस लेते हैं, फिर उनको एक कमिटमेंट उनके साथ करते हैं, फिर वो उस कमिटमेंट पे पूरे नहीं उतरते, और फिर वो जो आम आदमी है वो कभी अपनी बाइक बेचता है, कभी प्लॉट बेचता है, लेकिन उसका मसला हल नहीं होता, छोड़ के चला जाता है। देखें, हमारा जो आपकी बार हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको तो इस पे काम करना चाहिए। वो कर रही हैं काम। हमारा जो प्रोफेशन है उसको हम कहते हैं, यूके में हम कहते थे कि हमारा प्रोफेशन जो है वो है प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। ये इतना एक बड़ा प्रोफेशन है, और हमारे प्रोफेशन की नोयत से आप नाम से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे प्रोफेशन में कहा जाता है कि सिर्फ गिव एंड गिव एंड गिव, टेक तो होता ही नहीं है। ये तो आजकल बिजनेस बन चुका है कि वकील कहता है कि भाई मेरी इतनी फ़ीस है, आप आएँ, इतनी फ़ीस पहले पे करें तो फिर मेरे साथ बैठें, वरना ना बैठें। ये हमारे प्रोफेशन से टोटली बरक्स एक प्रैक्टिस चल रही है। हमारा जो प्रोफेशन है उसका उसमें कोई तो उस पे मतलब इस चीज़ को ख़त्म आप लोग ही ज़्यादा कर सकते हैं, और आप लोगों के इत्तेहाद की तो माजी में बड़े किस्से हैं कि अगर कोई और महकमा अगर आपको छेड़ दे वकला बिरादरी को, तो आपको पता है एक भुचाल आ जाता है। वकला तहरीक भी हमने देखी है। तो आपको खुद अगर कहीं आपके शोबे में कुछ काली भेड़ें हैं या जो अवाम उन्नास के साथ इस तरह का सलूक रखती हैं, तो उनकी निशानदेही भी तो आप लोग करें, उनको आप बाहर करें, उन बार से, उन एसोसिएशन से, कि जो अवाम के साथ ये रवैया रखते हैं कि मतलब वो कहते हैं ना उनके बर्तन ही बिक जाते हैं, लेकिन उस साहब का वो मसला नहीं होता। फिर जब उनको पता चल जाता है कि सामने वाले को इतनी अवेयरनेस नहीं है, फिर उसका काम एक एप्लीकेशन का होता है, लेकिन उसको कहते हैं मैं ये भी करूँगा जी, मैं वो भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, फिर मैं यहाँ फाइल लगाऊँगा, तो फिर मतलब प्रैक्टिस होती है ये। ऐसे ही देखें, जैसे आपने कहा ना, बड़ा खूबसूरती से आपने कहा कि ब्लैक शीप्स जो है ना वो हर आपके इंस्टीट्यूशन में पाई जाती हैं, हर प्रोफेशन में पाई जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोफेशन में भी, हालांकि हमारा प्रोफेशन जो है वो काफ़ी रेस्पेक्टेबल है, जिसके ऊपर आप भी एक्नॉलेज करेंगे, पर क्या है कि अगर इस तरह की जो ब्लैक शीप्स आती हैं उनके एक दो इक़्तिदामात की वजह से नाम ख़राब होता है, जो कि हमारे हर प्रोफेशन के अंदर भी होता है। पर इसी तरह अगर आप किसी लॉयर से, किसी एडवोकेट से अगर आप अफेक्टेड हैं किसी भी वे के हिसाब से, तो उसका एक प्रोसीजर होता है। आप बार काउंसिल में जाते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती। वरना आप सोचेंगे कि भाई हम कराची जाएं, हम लाहौर जाएं, इतना पैसा खर्च करके जाएं, और पता नहीं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो के भी ना। तो आजकल ये ऑनलाइन सिस्टम भी आ गया। आप ऑनलाइन एक फॉर्म फिल कर दें और उसके ऊपर बाकायदा एक प्रोसीजर चलता है, एक उनकी इंक्वायरी बैठती है, उनको जवाब देना होता है। ये प्रैक्टिस है हमारे यहाँ, पर क्या है कि आम पब्लिक को तो पता नहीं है। सबसे पहले तो वो जाते ही नहीं है कंप्लेन करने के लिए, फिर वो सोचते हैं कि भाई क्या कंप्लेन बैठकर करेंगे, प्रोसीजर होगा, एप्लीकेशन होगी, टाइम होगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, और वकील हैं इतने पावरफुल हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक प्रोसीजर है, आप उसको अप्लाई करें, उसकी कंप्लेन करें। तो ठीक है, बैरिस्टर इमरान साहब आगे बढ़ते हैं। एक और भी आप रहनुमाई करें। हैरेसमेंट के हमने बहुत सारे केस देखे, आपने स्पेशली मीनार पाकिस्तान वाला सीन भी आपने देखा होगा कि एक खातून को कितने लोगों ने हिरासा किया, और फिर इस तरह के मुतादिद वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं रूरल एरियाज़ में, बड़े सिटीज़ में। उनको क्या करना चाहिए जो मतलब इफ़ेक्टेड होते हैं, उनको क्या करना चाहिए और लॉ क्या कहता है? फिर हम देखते हैं ज़मानत हो जाती है, ठीक है ज़मानत उनका हक है, हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं उसका हक है, लेकिन ये जो हैरासमेंट के जो जितने भी मामलात हैं ये बढ़ते क्यों जा रहे हैं? बढ़ने की वजह क्या है? मोबाइल का मिसयूज़ है, टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ है, या फिर कहें कि हुकूमतों का ये फुकदान है कि वो मुआशरों में, वो सोसाइटी में वो अवेयरनेस देने में नाकाम हो गए हैं? देखें, काफ़ी रीजंस हैं, कुछ तो आपने भी एक्सप्लेन कर दिए। देखें ना, हमारा जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हम आराम से घूम फिर सकें। आपने मीनार पाकिस्तान की बात की, वो हमारा एक राइट है, हर पाकिस्तानी का राइट है, पर उसके साथ साथ हमारी जान, हमारा माल, उनकी जो प्रोटेक्शन है, उनका जो सेफ गार्ड है, वो भी हमारा हर पाकिस्तानी का एक राइट है, जो कि गवर्नमेंट को देना चाहिए। ये हमारा आईनी हक है, ये जिम्मेदारी है हमारी हुकूमत की। तो हुकूमत का भी यहाँ से पॉलिसी उनकी कुछ ऐसी बनी हुई है कि क्राइम कम तो नहीं हो रहा,
इनफैक्ट क्राइम बढ़ता ही जा रहा है जैसे आपने कहा। तो सबसे पहले देखें ना, पॉलिसी चेंज होना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ मजीद इस मामले में सजाओं में भी सख्ती होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए, लॉ अपडेट होना चाहिए। उसके अलावा आप देखें ना, चलो गवर्नमेंट पे तो हर कोई बात कर लेता है आजकल, अगर कोई मौजूद ना भी मिले तो हम गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज कर पर अब ये भी तो देखें ना, पब्लिक का भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां पे जब आप किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं तो वहां आसपास बाकी भी तो पब्लिक थी ना, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि किसी एक बंदे के साथ अगर कुछ भी हो रहा है, स्नैचिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो जो बराबर में खड़े हैं उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो जाकर हेल्प करें। ये तो हमारा मजहब भी कहता है। तो हमारा पब्लिक भी तो ऐसा ही है ना। देखें ना, आजकल जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, आप रोड पे अनफॉर्चुनेटली देखें एक्सीडेंट हो जाता है, लोग जो हैं उनको एम्बुलेंस को कॉल नहीं करते, अलबत्ता मोबाइल खोल के रिकॉर्डिंग शुरू हो जाते हैं। अब आप इसके बारे में क्या अलमिया है, ये अलमिया है कि आप उसको इफेक्ट जख्मी को आप उठाएं, उनको आप फर्स्ट एड दें, और ना कि आप अपने मोबाइल जेबों से फौरन निकाल के उनकी आप वीडियो बना रहे हैं और वो तड़प रहा है। ऐसा ही है ना जी। आप अलमिया की बात करें तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक की ड्यूटी भी तो है। तो सर हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आवाम को बताएं कि यार आप लोग इस तरह नहीं करें वरना आप पे सख्ती होगी। जिस तरह हमने कोविड पे देखा तो हुकूमतों ने पॉलिसी जब वाज़ेह की तो आपने देखा सब कोविड का इंजेक्शन लगवाने के लिए फौरन जाने लगे। आप देखें ना, सिंध गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूं कि बाकी स्मार्ट खेले ना, स्मार्ट खेलना होता है ना ये, कि आप अगर इस तरह की बातें अपने एमपीएस को, अपने एमएनएस को, रियासत का काम होता है कि आप अवेयरनेस तो दें आवाम को। ऐसा ही है ना। देखिए, मैं वही आपसे बात अर्ज कर रहा था कि हमारी सिंध गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई है, हमारे इश्तारात भी आते हैं, आपने भी देखा है और टीवी पे भी आती है काफ़ी। और आप ये भी देखें ना कि हमारे कोविड में देखो सिंध गवर्नमेंट ने काम किया, हमारी सेफ गार्ड के ऊपर, हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अगर इस तरह के कोई मसले होते हैं तो हमारे एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है। पर देखो ना, सारा मलबा आप गवर्नमेंट पे नहीं फेंक सकते। कुछ हमारी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं, कुछ पड़ोसियों की भी जिम्मेदारियां हैं। तो ये पूरा टेक ओवर तभी भी आप कर सकते हैं जब हम सब लोग अपना अपना रोल उसके अंदर थोड़ा सा इनपुट करेंगे, तब जाकर हम ऐसे लास्ट में इमरान साहब नैब कवानीन पर डिस्कस करते हैं। हमने देखा कि बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस हुई, मौजूदा हुकूमत जब आई तो बहुत सारी पकड़ धकड़ हुई, जिन्होंने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए तमाम इदारों ने काम किया। लेकिन एक चीज़ तो हमने मतलब कहते हैं ना कि पर्टिकुलरली नज़र आई और जिसका लोगों ने बारहा इकरार भी किया, बताया भी कि जी मुझे उठा के ले गई पुलिस, मुझे जेल भी डाल दिया गया, लेकिन मुझ पे कुछ साबित नहीं हुआ। तो जब तक मुझ पे कुछ साबित नहीं हुआ तो मुझे अंदर क्यों रखा गया है, इस पे रहनुमाई करेंगे। देखें, नेब आजकल वाकई एक मतलब एक तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है ना। मैं आप जब तक आप जैसे आपने कहा ना कि आप मुजरिम नहीं हो जाते, इनोसेंट टिल प्रूव गिल्टी। जी नहीं, देखें इस हवाले से ये जो नई चेंजेस आई हैं ना, उसमें कुछ ऐसी ही चेंजेस की गई हैं, जैसे आप बेल की बात कर रहे हैं या अरेस्ट जो इंडिविजुअल को आकर किया जाता था। तो ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है, हम तो अक्सर इस ऑर्डिनेंस को आजकल जो मीडिया पे देख रहे हैं सिर्फ इस वजह से देख रहे हैं कि चेयरमैन नेब की एक्सटेंशन के, हालांकि उसके जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, हालांकि ये एक, मैं तो सिर्फ लॉ के ऊपर बात करूँगा कि लॉ क्या कहता है। जो अब नया ऑर्डिनेंस आया है उसमें क्या चेंजेस आई हैं, मैं सिर्फ उस हवाले से देखूँगा। देखें, सबसे पहले तो अब जो नेब है वो किसी को भी अरेस्ट ऐसे नहीं कर सकती जब तक वो जाकर एक अप्रूवल नहीं लेती आपके प्रोसिक्यूटर जनरल से। ये अकॉर्डिंग टू न्यू ऑर्डिनेंस, ये जो न्यू ऑर्डिनेंस हमारा आया है उसके हवाले से वो बिफोर अरेस्ट जो है चेयरमैन नेब वो प्रोसिक्यूटर जनरल से जाकर पहले अप्रूवल लेगा। अगर प्रोसिक्यूटर जनरल ने मुनासिब समझा, जारी बात है वो एक फाइल है वो पूरी पड़ेगा, अगर उन्होंने मुनासिब समझा तो फिर केस होगा, खुलेगा और उसके बाद अरेस्ट होगा। इस तरह पहले की तरह नहीं होगा कि भाई कोई भी आए और नेब आपको या किसी भी शहर की मतलब किसी भी सिटी की नेब टीम आई और किसी भी शहर से उठा के ले गई बंदा, ऐसा ही है। पर अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब जो नया लॉ आया है तो नेब चेयरमैन अरेस्ट करने से पहले प्रोसिक्यूटर जनरल के पास जाएगा, जारी बात अपनी फाइंडिंग्स लेकर जाएगा कि मैं इसको अरेस्ट करना चाहता हूँ, और वो प्रोसिक्यूटर जनरल को अगर मुनासिब लगेगा तो फिर वो अप्रूवल देगा। जब अप्रूवल देगा तो केस बनेगा, केस बनने के बाद जाकर वो अरेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव चीज़ आ गई। अलबत्ता अगर हम मज़ीद इसकी बात करें कि भाई इस ऑर्डिनेंस में ऐसा क्या नया आया है जो पुराना, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बेल की बात करें तो आपने सुना होगा पहले कि प्ली बार्गेनिंग का आपने लफ्ज़ सुना होगा। वहीं आ रहा था मैं कि उस पर कोई चेंजिंग्स हुई हैं यकीनन। अब क्या है कि अब आइंदा ये ऑर्डिनेंस पास होने के बाद जो पहली बात जो जितने भी ऑफेंसेस हैं ये सारे नॉन बेलेबल हैं।
अच्छा, हो गए हैं, इनका कोई बेल नहीं होता। पर अगर फिर भी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के पास ये राइट है कि वो बेल दे सके, पर बेल किस सूरत में दी जाएगी? बेल इस सूरत में दी जाएगी कि फर्ज करें कि अगर आपके ऊपर एक इल्जाम है कि आपने 2 अरब रुपए की करप्शन की है, सिर्फ मैं इल्जाम की बात कर रहा हूं, आप बेल तब अप्लाई करेंगे जब आप 2 अरब रुपए रखवाएंगे। ओ तेरी है, अच्छा, मसला ना अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास मतलब 2 जितना मुझ अरब पे एलिगेशन है मैं उतनी श्योरिटी दूंगा, उतनी श्योरिटी देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 2 अरब के करप्शन का इल्जाम है आपके ऊपर, आपने कहा कि प्ली बार्गेनिंग कर लो, 50 करोड़ ले लो, 1 अरब ले लो, मुझे छोड़ दो, ऐसा नहीं है। इमरान साहब, वो तो इल्जाम है अभी। जी, इल्जाम है। देखें ना, बेल क्या होती है? बेल जब आपको मिल जाती है, इसका मतलब हरगिज नहीं होता कि आप बरी हैं, आपको वापस आना पड़ता है। जब जब आपकी हियरिंग होती है, आप एक गारंटी रखवा के जाते हैं, श्योरिटी रखवा के जाते हैं कि भाई ये पैसे ले लें, अगर मैं नहीं आया तो ये आप इसके जो ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाएंगी। पर बेल का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप आज़ाद हो गए। तो इसी तरह जब अब ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है, अगर आपको बेल अप्लाई करनी है तो सबसे पहले आपको मनी जो है जितनी आप रखवाएंगे वो इक्वल होनी चाहिए जितना आपके ऊपर इल्जाम लगा गया है। जब आप देंगे, अब देखिए मुझे बताए ना, किसी को अगर 2 अरब रुपए का इल्जाम लगा है, कौन 2 अरब रुपए देगा बिल के लिए? तो बेसिकली ये क्या है? ये एक डेंजरस डेवलपमेंट है जो मैं समझता हूँ। ये अभी ऐड हुई है। जी बिल्कुल, ठीक है। ये एक डेंजरस डेवलपमेंट मैं समझता हूँ। इसके साथ साथ बेल जो है वो मैं समझता हूँ कि आइंदा आप देखेंगे 1-2 दिनों में कि वाइजली जो है वो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। आपको हर कोई आपको नज़र नहीं आएगा कि बेल के अंदर जाकर वो नैब के केस में वो बेल ले सके। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि जो इससे पहले के जो लोग जेलों में हैं, जी, क्या उनको रिलीफ मिलेगा इस न्यू? देखिए वो एक रिट्रोस्पेक्टिव एक लॉज आते हैं। देखें, लॉज की जो पनिशमेंट आती है 2 किस्म की आती है ना, एक प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव की। अब उसमें क्या होता है कि अगर आपने आज ऐसा कोई काम किया है जो कि जुर्म नहीं है, कल जो है वो एक नया दिन आ जाता है और वो एक लॉ बन जाता है कि यही काम जो आज आपने किया कल करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। पर सवाल यही पैदा होता है कि जो काम आपने कल किया था उस टाइम पर सजा नहीं थी, आज है, तो क्या रेट्रोस्पेक्टिव होगा? वापस जाकर जो है वो माजी में जिन लोगों ने वो काम किया, क्या उसको जो है वो सजा मिलेगी? तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव लॉज हैं। अब मैं समझता हूं कि जब ये आ जाती है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं चाहूंगा कि इस बात को भी मैं हाईलाइट कर लूं कि टैक्सेशन मैटर्स जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम होते थे वो ट्रांसफर किए गए। अब नैब जो है वो टैक्सेशन मामला में अगर आपने इतने रुपए की टैक्स नहीं दी तो नैब ने आकर उसको टेक ओवर नहीं कर सकते, और वो ट्रांसफर हो गया है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। अब ये इख्तियार अब नैब के पास नहीं है। देखें ये जो है ना, कि वो टैक्स रिकवरी करवाए। जी बिल्कुल। अब क्या है कि अगर पहले किसी ने अगर टैक्स पे नहीं किया तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑफशोर्स कंपनियां आ गई या जो भी था, नैब आ जाता था बीच में, और फिर वो जो पर अब ये क्या है कि मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी साइन है जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है वो यही तो चाहती थी काफ़ी अरसे से कि भाई हमारे पास वैसे काफ़ी हाउसेज हैं जिनको हमें जवाब देना है, तो बराए मेहरबानी आप ये FBR को दे दें, FBR जाने हम जाने। तो ये अमेंडमेंट आ गई है और मैं समझता हूँ ये पब्लिक अफेयर जो है उसके लिए एक अच्छी सी पॉजिटिव साइन है। अब ये जो बिजनेस हमारी कम्युनिटी है वो मैं समझता हूँ इस बार में काफ़ी खुश होगी। मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि हमारे यहाँ बिजनेस का भी थोड़ा सा बढ़ जाए। पहले नैब ने फेवर आप कहें कि दी गई है, कोविड की वजह से मुतासिर भी हुआ है बहुत सारा। जी, पहले नैब भी आना था, FBR भी आना था, तो बिजनेस लोग 10 बार सोचते थे करें या ना करें। पर मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज इस अमेंडमेंट के बाद, इस ऑर्डिनेंस के बाद, ये टैक्सेशन मैटर्स जो हैं वो सारे FBR के पास चले गए। अब सिर्फ और सिर्फ FBR जो है वो क्वेश्चन कर सकती है कि आपने टैक्स क्यों नहीं पे किया या जो। ये बहुत अच्छी ये इम्प्रूवमेंट है। जी, सेकंड वन, और कोई इंपॉर्टेंट चीज? जी हाँ, इसके साथ साथ आप अगर देखें तो जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, पहले कोई भी बंदा जाता था और किसी भी पब्लिक ऑफिसर के ऊपर कहा जाता था कि भाई इन्होंने जो फैसला किया था वो उसके डाउट आ जाता था कि भाई इन्होंने सही फैसला नहीं किया और नैब आकर उनको तंग किया करती थी। पर अब ये नया ऑर्डिनेंस आया, इसके तहत अब क्या होता है कि आपको अगर किसी भी पब्लिक ऑफिसर के ऊपर डाउट है, डाउट के बुनियाद पर जो है ना आप नैब को रेफर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास सॉलिड एविडेंस है कि कुछ करप्शन हुई है, अगर आपने वो अपना एविडेंस प्रोड्यूस किया है रिलेवेंट अथॉरिटी के अंदर, फिर जाकर नैब एक्टिव होती है।
फिर जाकर मशीनें, तो पब्लिक ऑफिसर्स के लिए डाउट पर नहीं है बोनाफाइड, अगर उन्होंने ऐसा कोई डिसीजन भी किया है जो कि एक रॉन्ग डिसीजन निकला, पब्लिक ऑफिसर ने एक डिसीजन किया जो कि एक गलत, एक रॉन्ग डिसीजन है, पर उनकी इंटेंशन जो थी वो साफ थी, डिसीजन गलत हो गया। अब आप जाकर नैब के पास जाएंगे, वो कहेंगे कि भाई इंसान है, गलती हो जाती है, पर इसका मतलब हरगिज नहीं है कि इन्होंने पब्लिक ऑफिसर होल्डर ने कोई करप्शन की है। तो मैं समझता हूं कि ये एक और पॉजिटिव साइन है हमारे ऑर्डिनेंस के अंदर आती है कि आप जो है सिर्फ एक रॉन्ग डिसीजन के आप ये नहीं देखते कि ये बोनाफाइड इंटेंशन है या मालाफाइड इंटेंशन है, सच के बुनियाद पे किया गया या ऐसे ही। तो मैं समझता हूँ ये भी एक मुस्बत ऑर्डिनेंस के अंदर। इसको तो फिर अगर ये कहें कि मोडिफाई किया गया है मजीद इस ऑर्डिनेंस में, तो मतलब सहूलतें हैं, ऐसा नहीं है कि जो सुनने में हमें आ रहा था कि जी मजीद सख्तियां हो रही हैं तमाम लोगों के लिए, ऐसा तो नहीं है। जो लफ्ज़ है वो है अमेंडेड, इस लॉ को अमेंड किया गया, एक्सटेंशन भी इसके अंदर काफ़ी है इशू, तो इसको अमेंड किया, अब आ गया है ऑर्डिनेंस। अब ये ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है, अव्वल तो आपको पता है कि अगर कोई भी हमारे मुल्क में कोई भी अगर एक नया कानून आता है तो उसका एक तरीक़ेकार है। वो क्या होता है, सबसे पहले बिल पेश होता है, आप पार्लियामेंट में जाते हो, डिबेट होता है, पास होता है, सेनेट में जाता है, और इसी तरह फर्दर आपको पता है। अब क्या होता है, एक होता है ना आप ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस क्या होता है, जो कि अब ये नैब का जो नया ऑर्डिनेंस है ये असल में होता है 90 दिन के लिए, ऑर्डिनेंस होता ही 90 दिन के लिए है। 90 दिन एक्सपायर हो जाए तो फिर आपके पास ऑप्शन है, आप वापस जाएं पार्लियामेंट में, वहाँ बिल पास कर दें सेम। अगर आप नहीं करा सकते तो फिर वो एक्सटेंडेबल है, अगर प्रेसिडेंट चाहेगा तो फिर 90 दिन, सदर मुमलिक के पास इख्तियारात हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो अब लॉ आया है ये ऑर्डिनेंस है, और ये अमेंड किया गया। इसमें कुछ ऐसी जो हमने प्रीवियसली हमने डिस्कस की हैं पॉइंट्स, उसके साथ साथ आपकी ये आ जाती हैं, उनको अपॉइंटमेंट किस तरह होगी, कंसल्टेशन किसके साथ होगी, और अगर ये आपकी कंसल्टेशन जो है उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो फिर क्या सोल्यूशन है। वो सारी चीज़ें इस ऑर्डिनेंस के अंदर आकर जो है वो उन्होंने अमेंड की हैं। अब एक नया ऑर्डिनेंस आ गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर इमरान खान ने हमें तमाम चीज़ों से मुस्तफ़ीद किया, और आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हमारी कोशिश थी कि आम आदमी से लेके दीगर जो कवानीन बन रहे हैं या बन चुके हैं उनमें किस तरह आपको आसानियाँ मिल सकती हैं। आज का स्पेशल प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।